हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, पीजीटी कॉमर्स का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का सीरीज तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ आज मैं कराने जा रहा हूं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिवीजन, है ना। रिवीजन इन द सेंस कि आपको सारी चीजें बहुत शॉर्ट फॉर्म में बहुत सही तरीके से आपके दिमाग में डालने की कोशिश की जाएगी, जिससे आपका एग्जाम क्या हो, बहुत अच्छे तरीके से हो। तो 2 या 3 वीडियो लगाएंगे हम, जिसमें पूरा फाइनेंस का जो पोर्शन है ना अपना वो खत्म करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले सिलेबस देखते हैं और क्या होता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसको समझते हैं और आज चर्चा करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। चलिए चलते हैं क्लास में। अब देखिएगा, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ये देखिए कॉमर्स वाला भैया बाई NWB, इसको टाइप करिएगा, टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करिएगा, वहां ही आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। प्लस ये यूट्यूब चैनल का जो ये बटन है, इसको दबा दीजिएगा, इसको भी दबाइएगा, तो इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्लस व्हाट्सएप पे आप क्वेरी कर सकते हैं किसी भी चीज का। आज हम करने जा रहे हैं पीजीटी कॉमर्स और रेवेन्यू इंस्पेक्टर दोनों के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट 1। चलिए जी, तो आपको पहले मैं आपको सिलेबस दिखाऊं। ये देखिए सिलेबस थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, जी सर थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, इससे क्या होगा आपको क्लियरली दिखना लगेगा। देखिए सबसे पहला चीज है कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या स्कोप है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसकी चर्चा करनी है। फाइनेंशियल गोल क्या है ना, ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसको चर्चा करनी है। कैपिटल बजटिंग है ना, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज है ना, उसके बाद आप ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर की चर्चा करनी है। वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की चर्चा करनी है। कंट्रोवर्सी क्या हुआ था मोदी गिलानी और मिलर अप्रोच में, ठीक है ना, इसकी चर्चा करनी है। शॉर्ट टर्म मतलब यही सब आपका चर्चा करना है, जिसमें आपको डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये सारा चीज चर्चा करनी है। और डिविडेंड पॉलिसी की चर्चा करनी है, जिनसे जेम्स वॉल्टर मॉडल, जॉन लिंटस पॉन्डल, फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड पेमेंट की चर्चा करनी है। स्ट्रक्चर क्या होता है वर्किंग कैपिटल का, ये चर्चा करना है ना। और वेरिएबल अफेक्टिंग लेवल ऑफ डिफरेंस कंपोनेंट्स, कैश फ्लो अप्रोच से ये वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, इसकी चर्चा करनी है। वह मतलब पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे स्कोप क्या होता है देखते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है ये देखते हैं और शुरू करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आइए जी, तो सबसे पहले मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, आप समझिएगा ये चीज क्या कहने जा रही है। आइए चलिए, कह रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब बताइए फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2 वर्ड से बेसिकली आया है, क्या पहला क्या फाइनेंस और दूसरा क्या मैनेजमेंट, है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे आया जी, पहला फाइनेंस और दूसरा मैनेजमेंट। अब फाइनेंस का मतलब क्या, फाइनेंस का मतलब फर्म का जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है। जैसे फर्म का फाइनेंशियल रिसोर्स क्या होता है, डेट होता है, इक्विटी होती है, प्रेफरेंस शेयर होता है ना। तो ये सारा क्या फर्म का फाइनेंशियल रिसोर्स है। और मैनेजमेंट कहने का मतलब प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक का सारा चीज, प्लान करना, कंट्रोल करना, ये सारा चीज। इट मींस क्या बोला, फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेस को मैनेज करना। क्या बोला, फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेस को मैनेज करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेस मतलब फंड या पैसा, इसी को बोलेंगे। अब मैनेजमेंट मतलब प्लानिंग या कंट्रोलिंग। अब प्लानिंग या कंट्रोल किस चीज की करते हैं भाई साहब, प्लानिंग करते हैं प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड की। भाई साहब पैसा आएगा कहां से, अगर आप किसी भी बिजनेस को शुरुआत करने जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि भाई पैसा आएगा कहां से, ठीक है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड। और अगर उस पैसा आ भी गया तो हम उसका एफिशिएंट यूज कहां से करेंगे, एफिशिएंट यूज ऑफ मनी मतलब पैसा लगाएंगे कहां, ये भी बात बहुत बड़ा इंपैक्ट है। तो जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, आप घर में दुकान ही खोल लीजिए, ठीक है, जब घर में दुकान खोलने जाते हैं तो हमको लगता है ना भाई पूंजी लगाना पड़ेगा, पूंजी के लिए कहां से आएगा पैसा, है ना, कैपिटल कहां से लेके आएंगे। फिर अगर कौन सा बिजनेस शुरू करें, लगता है आप भी करते होंगे तो लगता होगा हाँ सर कौन सा बिजनेस शुरू करें, दैट मींस पैसा कहां लगाएं। तो ये सारा चीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। आइए क्या कह रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजर जो है कुछ डिसीजंस लेता है। क्या करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में,
फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो लेता है कुछ डिसीजन जिसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए बेसिकली क्या था कि अगर मैं पास्ट की बात करूं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उतना स्कोप नहीं था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कट क्या है वो इकोनॉमिक्स से निकल के आया है, ठीक है ना। तो अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप इसलिए बढ़ गया है क्योंकि पहले के जमाने में ना लोग इसको इवेंट्स की तरह देखते थे, शादी ब्याह में हुआ तो जरूरत पड़ गई तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुला लिया, लेकिन अब हर जगह में फाइनेंस की जरूरत पड़ गई और फाइनेंशियल मैनेजर की जरूरत पड़ गई। क्यों? क्योंकि इसको आज के युग का सबसे अच्छा चीज माना गया है ना कि फाइनेंशियल मैनेजर होगा तो इजीली सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अब इसीलिए कहा गया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजर होता है जो लेता है कुछ डिसीजंस, और ये डिसीजंस को 3 पार्ट में बांट दिया गया है। क्या क्या? सबसे पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्या बोला गया? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा बोला गया फाइनेंसिंग डिसीजन, और तीसरा बोला गया डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्या मतलब कि भाई साहब आप जो है पैसा कहां लगाने वाले हैं, पैसा कहां लगाए जाएंगे, है ना। दूसरा हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन कि भैया पैसा जो है लगाएंगे, लेकिन कितना, कौन सा पैसा कितना लगाएंगे, कितना डेट होगा और कितना इक्विटी होगा, कितना घर का पैसा होगा, कितना बाहर से लोन लेंगे, इसी का काम है फाइनेंसिंग डिसीजन। और लास्ट में अगर हम पैसा, लास्ट वाले डिसीजन को डिविडेंड डिसीजन बोलते हैं, जहां पे अगर हमने ये पैसा ले आए, पैसा लगा लिए और कुछ कमाए तो भाई कितना पैसा खुद के पास रखेंगे और कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। अब जो लॉन्ग टर्म एसेट्स का डिसीजन लिया जाता है ना, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स जैसे फिक्स एसेट्स खरीदने से लेकर या फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करने से लेकर, अगर कोई डिसीजन जैसे जमीन लेना है ना, फिक्स एसेट्स है तो उसको लेकर जो डिसीजन लिया जाता है उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और अगर जो शॉर्ट टर्म एसेट्स से कोई डिसीजन लेना हो इन्वेस्टमेंट का तो उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना हो आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन, शॉर्ट टर्म एसेट्स में अगर इन्वेस्ट करना है और उसके लिए डिसीजन लेना हो वर्किंग कैपिटल डिसीजन। उसी तरीके से फाइनेंस में जो डिसीजन लेने की बात आती है तो हम सोर्स ऑफ फाइनेंस को पढ़ते हैं कि डेट कौन सा, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, है ना, ये पढ़ते हैं हम। और क्या पढ़ते हैं? प्रेफरेंस शेयर। अब इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फॉरेन के सोर्स ऑफ फाइनेंस भी हैं, लेकिन अभी आप इतना जानिए। उसके साथ साथ कैपिटल स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं कि भैया कोई भी बिजनेस शुरू करने जाएंगे तो डेट कितना लेंगे और इक्विटी कितना रखेंगे, मतलब घर से पैसा कितना लगाएंगे और बाहर से पैसा कितना लेके आएंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या रिटर्न होगा कि भाई साहब मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा कि अगर हम कोई भी चीज इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जैसे मान लो हम 10 लाख रुपए किसी को दिए तो 10 लाख रुपए दिए तो भाई 10 लाख रुपए का कुछ तो हम कमाते अपने पास रखते, तो अगर तुमको दिए तो मिनिमम रिटर्न क्या होगा वो भी हम इसमें चर्चा करेंगे। और डिविडेंड डिसीजन जो है उसको बोलते हैं रिटेन्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स का डिसीजन, जहां पे हम डिविडेंड पॉलिसी पढ़ते हैं कि अगर कोई इंसान प्रॉफिट कमाता है तो कब खुद अपने पास रख लेना चाहिए और कब प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। तो ये बात हो गई आपकी, क्या इसको बोलते हैं 3 तरीके का डिसीजंस। बात समझ में आ गई? जी सर। अब आइए इसको देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या ये कह रहा है? टू प्लान मैनेजमेंट मींस टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस टू प्लान एंड कंट्रोल द फाइनेंस ऑफ द कंपनी। क्या बोला? किसी कंपनी के फाइनेंस को कंट्रोल करना या मैनेज करना, है ना जी। तो इट इज डन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। क्यों किया जाता है भाई? कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। कह रहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द रेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि भाई फाइनेंशियल रिसोर्सेज को रेज करना, कहां से पैसा आएगा इसको देखना, और देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उसको अचीव करने के लिए हम कहां उसको सही तरीके से यूज करें कि हम अपने प्रॉफिट और जो भी गोल है हम उसको अचीव कर लें। तो यही बात तो मैंने आपको शुरू में बताया था, क्या कि 2 चीज, क्या मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल का, फाइनेंस मतलब फंड, कि फंड पैसा आएगा कहां और उसको हम सही तरीके से लगाएंगे कहां, उसी को बोलते हैं क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखिए 2 डेफिनेशन दिया गया है, आइए डेफिनेशन से करते हैं। एक एमसी कुशल का और एक हार्वर्ड अपटन का डेफिनेशन है। कह रहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्लानिंग कंट्रोल फंक्शन टू द फाइनेंस फंक्शन। ठीक है जी, ये किसको बोला? हार्वर्ड और अपटन ने बोला। अब देखो एमसी कुशल ने क्या कहा? क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन बिजनेस। यही दोनों बात मैंने बताई आपको कि प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स क्या होगा और उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन क्या होगा। ये तो पहले चर्चा हमने
कर दिए। आइए ये देखिए 3 तरह का डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कैपिटल और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फिर फाइनेंसिंग में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और लीवरेज, और डिविडेंड डिसीजन में डिविडेंड पॉलिसी और रिटेन अर्निंग्स। इसकी चर्चा कर ली हमने। हाँ, अब जो चर्चा कर रही है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए 2 तरह की ऑब्जेक्टिव मानी जाती है, एक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहता है कि भाई जहां से भी ऐसा आइटम जहां से भी प्रॉफिट हमारा बढ़ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, जिससे प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है उसको डिनाइट कर दो, तो ये है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहता है कि भैया हमको सिर्फ पैसा से मतलब नहीं है, शेयर होल्डर का बेनिफिट जरूर करना है, हमको टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी देखना है। हम ये देखेंगे कि कल का जो पैसा है वो आज का रेट क्या है और आज का पैसा होने वाले फ्यूचर में क्या होगा, दैट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो इसीलिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आइए इसका एक चार्ट है, इसको देखते हैं फिर आगे शुरू करेंगे। क्या कह रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इट डज नॉट टेक इनटू, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये कंसीडर करता है, ये क्या बोला, डज नॉट टेक इनटू अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स को नहीं कंसीडर करता है, ये करता है। डज नॉट कंसीडर इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, नहीं करता है, ये करता है। इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, देखो ये डिफरेंशिएट नहीं करता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में, और जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो डिफरेंशिएट करता है। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। क्या कहता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आइए एक बार हम पहले खुद से समझते हैं फिर हम इस पे इसकी चर्चा करेंगे। आइएगा जी, देखिएगा अभी हमने सोर्स ऑफ फाइनेंस की चर्चा करी थी सर जी, बिल्कुल करी थी। अब जब सोर्स ऑफ फाइनेंस की हम जब चर्चा करे थे तो उसमें हमने डेट, इक्विटी, रिटेन अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर्स की बात करी थी जी। तो क्या बोल रहे हैं कि देखिए हमने सोर्स ऑफ फाइनेंस की चर्चा करी, क्या करी, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस की चर्चा करी है ना, जिसमें क्या क्या था, जिसमें था डेट, जिसमें था इक्विटी, जिसमें था आपका प्रेफरेंस शेयर और एक रिटेन्ड अर्निंग भी है ना, रिटेन्ड अर्निंग। चलो तो आप देखो इसको कहते हैं यहां कॉस्ट ऑफ डेट, इसको कहते हैं यहां कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसको कहते हैं यहां केपी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसको बोलते हैं केआर कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। अब देखो इन सारे कॉस्ट को अगर आप एक साथ मिला दोगे तो इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है, अगर एक साथ स्टडी किया जाए इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन अगर सिर्फ एक चीज ध्यान दें, अगर सिर्फ इन तीनों की चर्चा की जाए तो इसको कहा जाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और अगर इसकी बात करा जाए इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। मतलब अगर फाइनेंस के सोर्सेस को हम सारे सोर्सेस को मर्ज कर दें और एक साथ उसकी स्टडी करें, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है जी, इसका मतलब सर क्या मतलब हो गया इसका, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहने का मतलब है कि भैया जो पूंजी आप लगा रहे हो, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका कुछ तो वैल्यू होगा, और उस वैल्यू का, जैसे मान लो आज हम मान लेते हैं 10 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, अभी उसका 10 लाख है, भाई साहब किसी बैंक में देखो तो कुछ रेट तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा सर, तो वो जो रेट है मिनिमम रिक्वायर्ड कितना है जिसपे तुमको रिटर्न मिलना ही चाहिए। तो कंपनी के लिए भी यही चीज है कि मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विच अ फर्म और कंपनी मस्ट अर्न और शुड बी अर्न, मतलब आपको इतना रिटर्न तो आना चाहिए। घाटा बनिया के दिमाग से लगा के सोचो कि भैया अगर कहीं हम पैसा लगा रहे हैं तो कम से कम हम इतना तो कमा ही लेंगे ना। बोलेगा ना कि भाई बैंक जब हमको 14% दे रहा है तो हम तुमको काहे देंगे 10% में, बोलते हो ना जी, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 10 लाख अगर हम बैंक में देंगे तो 14% इंटरेस्ट मिलेगा, 8% मिलेगा, 10% मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा मिलेगा तभी हम दूसरा जगह लगाएंगे। तो क्या बैंक के लिए वो मिनिमम तुम्हारे लिए मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना हुआ? 8%। इसी तरीके से कंपनी के लिए भी होता है कि मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो फर्म कम से कम कमाना चाहती है कि अगर कहीं वो इन्वेस्ट करे
तुम ही अपना बिजनेस देख लो ना, अगर तुम ही एक फर्म हो और तुम ही अपना एक बिजनेस इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, कहीं पैसा लगाना चाह रहे हो, तो सोचोगे ना कि भैया कम से कम 8% तो हम कमा ही लेंगे, 8% से कम मिलेगा ना तो फर्म को नुकसान हो जाएगा, समझ रहे हो? तो दैट रेट ऑफ रिटर्न इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आइए देखिए इसको क्या क्या कहते हैं, आइए इसकी चर्चा करते हैं। तो क्या बोला, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज दैट required rate of return on its investment in which belongs to equity, debt and retained earning, equity, debt and retained earnings। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है जी, चलिए इसको और बहुत सारे नाम से जानते हैं। क्या नाम है? ऑल्सो नॉन एज रिक्वायर्ड रेट। ठीक है, और क्या जानते हैं जी? कट ऑफ रेट, और क्या जानते हैं जी? हर्डल रेट, रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं ना इसको, स्टैंडर्ड रिटर्न, टारगेट रिटर्न, स्टैंडर्ड रिटर्न या टारगेट रिटर्न। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। तो अब देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बेसिकली जो आपको पढ़ना पड़ता है ना, वो पढ़ना पड़ता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला। तो अगर हम पहले इसको समराइज कर दें तो क्या कहेंगे कि हमें किसी भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि हमें किसी भी प्रोजेक्ट पर इतना रिटर्न मिले कि उसको और उसके किसको, उसको मतलब इन्वेस्टर को और उसके सोर्स ऑफ फाइनेंस को पे कर सके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इक्विटी से पैसा लें, किसी से इक्विटी से पैसा लें, तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देते कमा के, अगर मतलब डिविडेंड दे दें, इक्विटी शेयर होल्डर क्या देगा? डिविडेंड ही देता है जी। अगर हम डेट से पैसा लें तो उसका इंटरेस्ट पे कर सके, अगर हम कहीं और से पैसा लें तो उसका भी जो रेम्यूनरेशन है उसको पे कर सके। बात समझ में है? तो अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि वो सारा चीज अगर हम जिससे पैसा ले रहे हैं तो कम से कम इतना जरूर हम कमा लें कि भाई उसको हम पे कर सकें। That's it? चलो अब चलते हैं कहां? अब चलते हैं इसका फॉर्मूला पे। आइए कॉस्ट, सबसे पहले चलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। इससे यही पूछता है इसलिए मैं इस पे जा रहा हूं। कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट क्या है? तो इसका दो तरीके का होता है, एक होता है रिडीमेबल, एक होता है इररिडीमेबल। एक होता है रिडीमेबल। ठीक है, चलिए इररिडीमेबल में दो तरीके से फॉर्मूला पूछा जाता है। कौन कौन सा? आफ्टर, इसको बोलते हैं बिफोर टैक्स, एक होता है आफ्टर टैक्स। ठीक है, इसमें भी वही चीज, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स, है ना? चलिए अब एक एक करके फॉर्मूला लिखें। जी सर लिखिए। आइए हम बात करते हैं पहले इररिडीमेबल डेट की। तो पहला फॉर्मूला क्या होगा जी? KD इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीडिंग्स इनटू 100। देखो NP रिप्रेजेंट्स नेट, वो लास्ट में मैं लिखवा देता हूं। चलो उसके बाद दूसरा है KD इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय NP इनटू 100।
ठीक है, ये हो गया इररिडीमेबल डेट का। आ जाइए रिडीमेबल डेट, रिडीमेबल डेट का फॉर्मूला। ठीक है, आइए कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू, ये हो जाएगा, देखो टैक्स जिसमें लिखा हुआ है टैक्स वाला, जो बिना टैक्स है वो बिना टैक्स वाला, ये तो बिल्कुल सिंपल से बात है। कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा, आइए इंटरेस्ट प्लस एम बी माइनस एन पी डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई एम वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2, ऐसा इनटू 100। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये बिना टैक्स वाला है। दूसरा देख लीजिए, पहला ये है, दूसरा कॉस्ट ऑफ डेट। अभी मैं एक एक एग्जांपल करके दिखा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, उसके बाद है दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स एम वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई एम वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। अब वेयर जहां केडी क्या है सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। दूसरा एमवी, सर एमवी मैच्योरिटी वैल्यू को बोलते हैं। ठीक है, एनपी नेट प्रोसीडिंग्स, काट छाट के कितना बचता है, अभी सब देखेंगे क्वेश्चन में, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद है आई बोलते हैं एनुअल इंटरेस्ट को, एनुअल इंटरेस्ट। ठीक है, चलो उसके बाद एन नंबर ऑफ ईयर्स, या इन विच डेट टू बी रिडीम्ड, जब जिसमें डेट रिडीम करना है, डेट रिडीम करना है। ठीक है, थोड़ा सा सही कर देता हूं, रिडीम करना है। चलिए, तो ये हो गया आपका एक चीज। अब आइए दूसरा चलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, है ना। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस सबसे पहला क्या था, ये देखो कॉस्ट ऑफ डेट को दे दो 1 नंबर। अब आइए चलते हैं दूसरा, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डेट भी दो तरीके का, एक इररिडीमेबल, एक रिडीमेबल, है ना। तो इररिडीमेबल, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, डेट तो मैंने बढ़ा ही दिया यार, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस शेयर्स और ये भी प्रेफरेंस शेयर। आइए भाई साहब, इसका सिंपल फॉर्मूला है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने जो नहीं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। और रिडीमेबल का सिंपल यहां क्या है, केपी डिविडेंड, यहां सेम एम बी माइनस एन पी डिवाइडेड बाई 2, सॉरी एन होल डिवाइडेड बाई एम वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। तो ये जो ये मैच्योरिटी वैल्यू और नेट प्रोसीडिंग से ये वाला सब है, जहां डिविडेंड, मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं, बता दीजिए सर। यहां देखिए, इसको सिर्फ चेंज करना होता है, इस पोर्शन को। अगर यहां आपका प्रेफरेंस शेयर है, यानी शेयर अगर इशू किया तो आप क्या देंगे, डिविडेंड देंगे। अगर आप कॉस्ट ऑफ यानी कि डेट की बात की जाए तो वहां क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। अगर आप इक्विटी शेयर भी होगा ना तो भी डिविडेंड ही देंगे, है ना। तो इसीलिए सिर्फ इसको चेंज करिए और कहानी खत्म, बाकी सब सेम चीज। नीचे नेट प्रोसीडिंग्स भी है। इररिडीमेबल में ऐसा याद रखिएगा, इररिडीमेबल का था छोटा वाला फार्मूला, रिडीमेबल था बड़ा वाला फार्मूला, सिंपल। चलिए अब चले आगे। जी सर, अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, है ना। पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इक्विटी शेयर में कुछ ज्यादा ही फार्मूला है, तो डिविडेंड यील्ड करके है, बहुत सारा फार्मूला है उसमें, तो देखेंगे उसको भी। तो आइए पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या रहा है पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलो पहला नंबर क्वेश्चन,
कह रहा है ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड क्या है 8% परपेचुअल डेप्ट है। परपेचुअल डेट है, ठीक है। कितने का 20 लाख का है ऑफ 20 लाख। कितने का है 20 लाख का है। टैक्स रेट कितना दिया हुआ 40%। टैक्स रेट कितना है 40%। कह रहा कैलकुलेट केडी, केडी कैलकुलेट करना है। इफ दिस डेट इज इशूड, इफ दिस डेट इज issued at par, at par पे at प्रीमियम, ठीक है कितना 10% पे। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने, क्या बोला कि ए लिमिटेड 8% परपेचुअल डेट है, 20 लाख रुपए है, टैक्स रेट इतना दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ डेट निकालिए। इफ दिस डेट इज इशूड एट पार और प्रीमियम, ये पार और प्रीमियम दोनों पे दिया हुआ है। आइए दोनों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये कौन सा डेट है सर? सर ये तो इरिडीमेबल नहीं रिडीमेबल डेट का है ना, तो आइए रिडीम कर सकता है, ठीक है क्या परपेचुअल डेट है, हाँ बिल्कुल सही। चलिए तो आप फॉर्मूला लगाते हैं। क्वेश्चन इसका क्या है सॉल्यूशन। आइए फॉर्मूला क्या था, इंटरेस्ट भी है, तो आइए पहले फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ डेट इंटरेस्ट, टैक्स है क्या, हाँ 1 माइनस टैक्स mv माइनस np डिवाइडेड बाई n होल डिवाइडेड बाई mv प्लस np डिवाइडेड बाई n इंटू 100। अब एक बात बताइएगा सर, इंटरेस्ट कितना था, बताइए बताइए इंटरेस्ट कितना था सर? 20% बोला है कहीं क्या? सॉरी 8%। 20 लाख का 8% यानी कि इंटरेस्ट कितना निकल गया, वर्किंग नोट लिख लीजिए यहां 20 लाख 8% 1,60,000 और ये क्या है इंटरेस्ट 1,60,000 लिख दीजिए। 1 माइनस टैक्स 40% है तो 0.40 MV आपका म्युनिसिपल वैल्यू। एक मिनट, अरे यार ये तो बड़ा इजी से बनेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें रिडीम करने की कहीं तो बात ही नहीं की गई है, तो हम काहे के लिए इतना खोपड़ी घुमा रहे हैं यार, ये तो बड़ा इजी तरीके से बन जाएगा। ये देखो ठीक है, बस इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इनटू 100। आइए तो सॉरी रिडीमेबल डेट जब होगा तो वहां मेंशन होगा क्वेश्चन में रिडीमेबल डेट, ठीक है। अक्सर एग्जाम में इरिडीमेबल डेट ही पूछा जाता है, तो दिमाग ज्यादा ना लगाएं। चलिए आइए क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय n इंटू 100। तो आपका इंटरेस्ट निकल गया कितना 1,60,000 इंटू 100 और नंबर ऑफ ईयर्स कितना है देखिए तो एक मिनट, ओके ठीक है, वही मेरे को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। ये है नेट प्रोसीडिंग्स, नेट प्रोसीडिंग्स कितना है मतलब 20 लाख रुपीस, ये देखिए तो यहां कर दीजिए 20 लाख, अब आ जाएगा 0.16 1,60,000 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 20 लाख। अब इसको इंटू 100 सॉरी, इसको करिएगा तो आ जाएगा 96,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100 और यहां करिएगा तो आ जाएगा आपका 4.8%, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो करना कुछ नहीं है, देखो अगर इरिडीमेबल डेट दिया है तो सिंपल रहेगा क्वेश्चन, और अगर रिडीम कहेगा कि कैन बी रिडीम्ड, इसको रिडीम किया जा सकता है, तो फिर आपको फॉर्मूला लगाना है जो मैं पहले लगा रहा था, बात खत्म, इतना ही है।
चलिए अब दूसरा पे चलते हैं, आइए दूसरा इसका क्या है, पार पे ना। आइए अब देखिए इसका वर्किंग नोट लिखिए पहले। वर्किंग नोट पहला किए थे एट पार पे, अब करेंगे एट प्रीमियम पे। ठीक है, चलो वर्किंग नोट में क्या है, 20 लाख रुपया क्या था, तो नेट प्रोसीडिंग प्लस कितना परसेंट प्रीमियम था, 10%। तो 10% प्रीमियम, 20 लाख का 10% कितना होता है, 2 लाख रुपया, ये हो जाएगा 22 लाख रुपया। अब जो नेट प्रोसीडिंग है वो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 22 लाख। आइए कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीडिंग्स इनटू 100। सेम चीज है, इंटरेस्ट कितना था सर, अब हो जाएगा 22 लाख। 22 लाख का आपका कितना परसेंट सर, 8%, यानी कि 22 लाख का 8%, 22 ठीक 144 बराबर 1,76,000। हाँ आपका 1,76,000। 1 माइनस 0.40 डिवाइडेड बाई 22 लाख इंटू 100। अब इसको करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 5.28%। बस इतना ही याद रखना है भाई, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए दिख रहा है जी सर। चलिए तो ये था वर्किंग नोट और आपका ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब चले नेक्स्ट, आइए सर चलते हैं। उसके बाद क्या है, हाँ उसके बाद आ गया है जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आइए कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये मेथड बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा है, CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, अब इसमें इसका फॉर्मूला देखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है KE इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। इसको बोलते हैं क्या, आपका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के बेस पर। यहां बीटा एरर देखा जाता है, बीटा रिस्क क्या होता है, तो ये तो हो जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपको पता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ये हो गया बीटा। और इन दोनों को माइनस करके जो आता है उसको बोलते हैं मार्केट प्रीमियम, मार्केट प्रीमियम। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि मार्केट प्रीमियम इतना है, तो मतलब इन दोनों को माइनस करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी इसको पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आरएम होता है मार्केट फोलियो, मार्केट पोर्टफोलियो, मार्केट पोर्टफोलियो। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलें जी सर। आइए अब है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, चलिए इसका फॉर्मूला होता है KR इक्वल टू KE 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, बस इतना ही। तो अब आइए टोटल में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर में, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें हम सारे कॉस्ट की चर्चा
करते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने इसका एक क्वेश्चंस भी कराया था, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा। इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल लीजिए या KW कह लीजिए। हमने क्या उसमें डेट और इक्विटी आया था, तो इसका फॉर्मूला होगा KD इंटू WD, है ना, प्लस KE प्लस WE, यही होगा ना, सॉरी प्लस बोल रहा हूं, इंटू यहां आइए इक्विटी डेट हो गया KP प्रेफरेंस शेयर्स इंटू WP, ठीक है, प्लस KR इंटू WR, ये हो गया। इसको बोलते हैं टोटल आपका क्या, कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कैपिटल का फॉर्मूला। तो यही बस था, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसी फॉर्मूला के बेस पर सारा क्वेश्चन बनेगा। मैं क्वेश्चंस और भी कराऊंगा बस आपके प्रीवियस क्वेश्चंस वाले के बाद। तो अभी इतना ही रहने देते हैं ताकि आगे के चैप्टर हम कंप्लीट कर पाए, है ना। चलिए अब नेक्स्ट जो चलते हैं वो चलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर पर, ठीक है। क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर? देखिए अगर कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका मतलब होता है कि भैया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पूंजी जो लगा रहे हैं ना, पूंजी, कैपिटल मतलब पूंजी ना, उसका स्ट्रक्चर क्या है। भाई साहब लोन लेके कितना रखेंगे और अपना पैसा कितना है, लोन लेके कितना रखेंगे और पैसा अपना कितना, और तब मिलके जाके बिजनेस शुरुआत कर देंगे। तो इसी को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, जहां पे हम ये देखते हैं डेट कितना और इक्विटी कितना। यहाँ दो ही तरह के को माना गया है कैपिटल, इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए बात करें, अगर उसकी थ्योरीज की बात करें तो दो ही तरह की चीजों को माना गया है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या मतलब, कितना डेट और कितना इक्विटी, ठीक है जी। चलिए आइए, अभी तक क्या बोल रहा है कि अगर अब हमने क्या पढ़ा अभी तक कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कि भाई फाइनेंस का सोर्स ये होता है कॉस्ट डेट, है ना, और कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या बोल रहा हूं यार, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ आपका ये इक्विटी। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि भाई साहब कितना पैसा कहां से आएगा, यही है ना, कि रेज कहां से करना है, कितना पैसा, डेट का कितना लेंगे और इक्विटी कितना लेंगे। आइए इसके बाद देखते हैं। तो क्या कह रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी व्हिच अ कंपनी यूजेस फाइनेंस इट्स लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस। तो वही बोला कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ कि कॉम्बिनेशन किसका, डेट का और इक्विटी का, जिसमें कंपनी यूज करती है फाइनेंस को, पैसा को अपने लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस में, लंबे समय तक। रेजिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस एंड देयर यूज इन डिफरेंट एसेट बाय अ कंपनी इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल्स दैट प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ कैपिटल सो दैट द मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न कैन बी अर्न्ड एट अ मिनिमम कॉस्ट। तो बोल रहा है कैपिटल को ऐसे रेज करना, ठीक है। अब आप सोचो कि कम में कम से जहां से हमको पैसा मिल जाएगा तभी ना बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक से पैसा ले रहे हो तो आपको 5% लग रहा है, अगर आप खुद का पैसा लगा रहे हो तो आपको 4% लग रहा है, 3%, मतलब खुद का पैसा में पैसा क्या लगाना, लेकिन कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी होता है, हम लोग को पता है। तो इसी पर्पस से मैं बोल रहा हूँ कि मान लेते हैं 3% लग रहा है तो भैया बढ़िया है कि अपना पैसा लगा लो, लेकिन कभी कभी बैंक से भी पैसा लेना चाहिए। तो इसीलिए बोल रहा है कि मिक्सचर दोनों का होना चाहिए, कितना, डेट और इक्विटी दोनों का, कि हम इस तरीके से पैसा लगाएं कि मेरा क्या हो कि भाई बिजनेस में प्रॉफिट हो, ऐसा ही बात है। तो कह रहा है दिस सॉर्ट ऑफ सिस्टम ऑफ कैपिटल नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कितना डेट कितना इक्विटी, इसी के स्ट्रक्चर को मैच करना। तो इसको एक तरीके से और कहें क्या कि सर फाइनेंस के सोर्स को हम किस तरह से यूज करें कि मेरा बिजनेस अच्छे से चल जाए, है ना, या फर्म की वैल्यू बढ़ जाए, दोनों बात बराबर है। प्रॉफिट बढ़ेगा तो फर्म की वैल्यू भी बढ़ेगी। जी सर, तो इसीलिए कहा गया कि या डेट और इक्विटी को हम किस तरह से यूज करें कि फर्म की वैल्यू इंक्रीज कर जाए। आइए अब देखिए कुछ एजम्पशंस दिया गया है ना, तो उस एजम्पशंस की चर्चा हम आइए करते हैं। देखिए क्या बोला, देयर आर ओनली टू सोर्स ऑफ फाइनेंस, किसके लिए, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज के लिए। तो कह रहा दो सोर्स ऑफ फंड्स है, दैट इज डेट और इक्विटी। टोटल एसेट ऑफ द कंपनी आर गिवन, डू नॉट चेंज, जो एसेट दिया है वो चेंज, मतलब जो टोटल एसेट ऑफ द कंपनी जो दिया है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। टोटल फाइनेंसिंग रिमेन कांस्टेंट, जो फाइनेंस होगा कांस्टेंट होगा। द फर्म कैन चेंज डिग्री ऑफ लिवरेज देयर बाय सेलिंग शेयर्स एंड रिटायरिंग डेट बाय इशूइंग डेट रिडीम इक्विटी। तो वो फर्म का जो पॉलिसी है कि या तो लोन लेके उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है या फिर आपको क्या कर सकता है, शेयर को इश्यू करके चेंज कर सकता है।
ऑपरेटिंग आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ने का ये नहीं है। ऑल इन्वेस्टर आर अज्यूम टू हैव सम एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्रॉफिट, सारे इन्वेस्टर को प्रॉफिट के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी है। कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो इक्विटी से कम क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डेट होगा। कॉस्ट ऑफ डेट जो रिमेन्स कांस्टेंट, हर लेवल पे कॉस्ट ऑफ डेट इक्विटी से बराबर रहेगा। द यूज ऑफ डेट कांस्टेंट डज नॉट मेक रिस्क द परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर। तो भाई साहब ये आपके एजम्पशंस हैं जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, कोई भी उठा के दे देगा, बताओगे ये है कि नहीं है, पूछ देगा कॉस्ट ऑफ डेट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्या सही है गलत है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका एजम्पशन कहता है कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम ही होगा। ठीक है, ठीक है ना जी। चलिए आइए अब बनाते हैं क्या, देखिए अब कैपिटल स्ट्रक्चर में थ्योरी की बात करी गई है, दो तरीके की थ्योरी है। एक थ्योरी कहती है क्या, एक थ्योरी कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से फर्म का वैल्यू चेंज होता है, और एक थ्योरी कहती है कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से फर्म की वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, मगर मतलब कि अगर हम डेट को लेंगे तो क्या फर्म की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, बोल रहा है भाई साहब। एक तो बोलता है कि भाई कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, और दूसरा थ्योरी क्या बोलता है कि भाई कुछ कर लो, कुछ ले लो, कितना डेट ले लो या कितना इक्विटी ले लो, फर्म का वैल्यू स्ट्रक्चर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसके लिए कुछ कुछ अप्रोच दिए गए हैं। जो रिलेवेंट थ्योरी है उसमें एनआई अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, और जो इररिलेवेंट थ्योरी है उसमें एनओआई अप्रोच है और एमएम अप्रोच है, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। तो एनआई अप्रोच जो है वो भाई साहब दिया है सबसे पहले डेविड डुरंट साहब ने, डेविड डुरंट साहब ने। ट्रेडिशनल अप्रोच को दिया है सोलोमन एजरा साहब ने, और ये भी जो है ना नेट ऑपरेटिंग, ये भी डेविड डुरंट साहब हैं। ये बड़े कंफ्यूज आदमी थे भाई साहब, दोनों बात यही बोल के चल गए और हमें भी कंफ्यूज कर रहे हैं। उसके बाद है एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच मोदी गिलानी ने दिया था, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, सॉरी मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। ठीक है, तो ये बात है। चलिए शुरू करें जी सर। चलिए अब एक एक करके आराम से डिटेल्ड में एक एक थ्योरी को समझते हैं। देखिए जी, सबसे पहला जो थ्योरी है एनआई अप्रोच, वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर हम किसी भी फॉर्म में डेट को बढ़ाएंगे, क्या बोल रहा है, डेट मतलब लोन, अगर हम किसी भी फॉर्म में डेट को इंक्रीज करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा और फॉर्म की वैल्यू बढ़ेगी। फिर से मैं बोल रहा हूं, रिपीट, अगर हम किसी भी फॉर्म में डेट को इंक्रीज करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, कम होगा और फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि इसका टैक्स पे बेनिफिट मिलेगा हमको। कहां मिलेगा, टैक्स पे बेनिफिट मिलेगा। ये तो डेविड डुरंट भाई साहब ने कह दिया, अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे अभी नॉर्मल समझ लो। उसी तरह से इररिलेवेंट अप्रोच जो डेविड डुरंट साहब ने कहा, उन्होंने कहा देखो भाई साहब ऐसा है कि डेट के बढ़ाने या घटाने की वजह से ना फर्म में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डेट की वजह से, डेट जब हम डेट लेंगे तो हमको इंटरेस्ट देना होगा, बिल्कुल देना होगा। तो भाई जब डेट इंटरेस्ट देंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर भी जो होंगे, जब हम अपनी इक्विटी शेयर होल्डर भी तो बोलेंगे कि हम रिस्क क्यों लें, डेट जब हम ज्यादा लोन लेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर बोलेंगे नहीं नहीं भाई हम रिस्क नहीं लेंगे, हम क्यों रिस्क लें, प्रॉफिट तो आप कमाओगे, तो प्रॉफिट आप कमाओगे तो हम रिस्क क्यों लेंगे। तब तुम बोलोगे ना कि भाई ऐसा मत करिए, हम प्रॉफिट कमाएंगे तो आपको नहीं देंगे क्या, आपको भी देंगे। तो भाई जब तुम डेट ले रहे हो, लोन का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इधर प्रॉफिट भी तुमको देना ही पड़ जा रहा है, दोनों काम करना ही पड़ जा रहा है, तो या डेट लो या ना लो, उससे फर्म की वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यही बात बोल रहा है। तो एक बात आपने खुद चाचा जान बोल दिए कि भाई डेट के लेने या ना लेने की वजह से फैक्ट्री में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, और एक बात बोल रहे हैं कि अगर डेट को आप बढ़ाओगे ना तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, कम होगा और फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, ये इन्होंने कहा। ये दोनों अप्रोच को काटते हुए तीसरा अप्रोच आया जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि देखिए ऐसा है भाई साहब, ये दोनों गलत कह रहा है। तीसरा हम बता रहे हैं, सोलोमन साहब बोले हम बता रहे हैं कि एक टाइम तक तुम डेट लोगे ना तो जरूर बढ़ेगा वैल्यू ऑफ फर्म, फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी, प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा अगर डेट लोगे ना तो फर्म की वैल्यू घटने लग जाएगी।
तो इन्होंने मैनेज कर दिया इस अप्रोच को, बोल के बोले भाई साहब मैनेज करो, दोनों चीज बराबर बराबर में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ज्यादा ले लो। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच कहा। और मोदी गिलानी ने से भाई साहब ने तो सीधा कह दिया, बोला कोई फर्क नहीं पड़ जा रहा है, हम यहाँ बिहेवियरल जस्टिफिकेशन की बात करते हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग यहाँ पे कोई सब जितना जो इन्वेस्टमेंट है उस पर डिपेंड करेगा, कभी भी कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता है। चलिए तो आइए एक एक करके इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, और यही अप्रोच पूछा भी जाता है। आइए तो मेन आपका जो एजम्पशंस था, ये एजम्पशंस है, इसको देख लीजिएगा। अब मैं जो एजम्पशंस बताऊंगा ये कॉमन एजम्पशंस है, ये चारों थ्योरीज के एजम्पशंस हैं, इसको कॉमन एजम्पशंस बोलिएगा, ठीक है, चार थ्योरी के लिए। अब जो एजम्पशंस बताऊंगा मैं वो इंडिविजुअल एजम्पशंस होंगे, मतलब पर्सनल थ्योरी पे होगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नेट इनकम अप्रोच की। इनकम अप्रोच दिया किसने? दिया है भाई साहब डेविड डुरंड ने जी, है ना जी, इतना तो रिस्पेक्ट बनता है। चलिए इन्होंने क्या बोला, एजम्पशंस पहले देखते हैं। एजम्पशंस देखे जी सर, देखते हैं। पहला एजम्पशन बोला जो टोटल कैपिटल होगा ना वो कांस्टेंट होगा, और ऑलरेडी दिया होगा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आर गिवन एंड कांस्टेंट, एक तो ये बोला। दूसरा बोला केडी इज केई, केडी और केई बराबर है। और तीसरा बोला केडी इज लेस देन केई। अब बताइए ये दोनों में क्या फर्क है? देखिए केडी और केई इक्वल यहां रुपीस के टर्म में कहा गया है कि दोनों की जो वैल्यू है ना वो बराबर होगी। मतलब अगर तुम ऐसा नहीं होगा कि अगर बैंक से लोन लेके आओगे 50 रुपए तो 100 रुपया कहलाएगा, और अगर तुम अपना खुद का पैकेट से 100 रुपया निकाल के दोगे तो 200 रुपया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तुम खुद का भी 50 लगाओ 50 ही होगा, बैंक से भी 50 लो 50 ही होगा। इसको इस टर्म में इसको कहा गया है, मतलब वैल्यू के टर्म में। और ये कहा गया है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो हमेशा क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ डेट कम ही रहेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो कॉस्ट लगने वाला ना इक्विटी का कॉस्ट ज्यादा होता है। तो वही बात, ये तीन अजम्पशन इन्होंने कहा। और ये क्या बोले, ये क्या बोला इन्होंने, देखिएगा इसी चार्ट से सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है चलिए, तो डेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल केओ है ना, और वैल्यू ऑफ फर्म। तो बोले भाई साहब डेट को अगर आप बढ़ाओगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा और वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन डेट को अगर आप कम करोगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा और वैल्यू ऑफ फर्म भी कम होगी। देख लो रूल ऑफ NI, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, यही बात बोला उन्होंने। बोला डेट को अगर बढ़ाओगे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा। इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझिएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। और ये वैल्यू ऑफ फर्म लिख दूं क्या, वेयर KO इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड VF इज, BF नहीं VF है, ये है नालायक, खुश मत हो जाना, वैल्यू ऑफ फर्म। तुरंत खुश हो गए लड़के लोग। चलो तो ये बात इन्होंने कहा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब चलते हैं दूसरा में। दूसरा क्या था, दूसरा है जी NOI अप्रोच, ये भी इन्होंने दिया है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ठीक है। आइए अब ये इन्होंने बोला ऐसा है, पहले इसके अजम्पशंस लिख लिया जाए। आइए पहले इसके अजम्पशंस लिखते हैं। इसका अजम्पशंस क्या है, द इन्वेस्टर सी
फर्म एज अ होल, है ना, एंड दस कैपिटलाइज applies the total earnings of the firm, earnings of the firm to find value of the firm, to find the value of the firm as a whole। बात समझ में आई कि इन्वेस्टर अगर देख रहा है भाई साहब होल, तो कैपिटलाइज भी क्या करेगा, होल के बेसिस पे ही करेगा। ठीक है, बोला ये बोला क्यों क्या है, कांस्टेंट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कांस्टेंट है, दोनों का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे वो कैपिटल के तौर पर डेट लो या इक्विटी लो, कोई भी, डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस रिस्क। और क्या बोला, ठीक है, क्यू कांस्टेंट है और केडी भी कांस्टेंट है, ये दोनों बोला। थर्ड, कोई टैक्स नहीं है, देयर इज नो टैक्स। और क्या बोला, ये देखो, ये जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, द यूज ऑफ मोर डेट, द यूज ऑफ मोर डेट, यही इसका क्रक्स है, मोर डेट in the capital structure increases the risk of shareholders, increase the risk of shareholders, thus the results in increase in the cost of equity, thus the results increase in the cost of equity capital, that is K, है ना। ये देखो, ये तो बात सही। आप देखो इसका मेन पर्पस समझो, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने इसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर का रूल था, ये रूल समझो, डेट, यहां कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात की जा रही है, क्योंकि डेट और इक्विटी दोनों की बात करी जा रही है। जब बोला डेट को बढ़ाओगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाला ही बढ़ेगा, तो उससे क्या, वैल्यू फर्म पे कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, और डेट को घटाओगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाला भी घटेगा, और ये यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होगा। क्यों ये बात कह रहा है, बात समझिएगा। बोला देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप डेट को बढ़ाओगे, ठीक है, डेट अगर लोन लेते हो बैंक से, इंटरेस्ट देते हो, जी सर देते हैं, तो जब डेट को बढ़ाओगे तो भाई साहब क्या होगी, इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। अब इंटरेस्ट जब देना पड़ेगा तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होंगे तुम्हारे कंपनी के, वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे भाई साहब हम इंटरेस्ट क्यों दें झूठ मूठ का, हम क्यों रिस्क लें, मेरा पैसा डूब गया तो ऐसा फिर तुम क्या बोलोगे इक्विटी होल्डर से, इक्विटी शेयर होल्डर से कहोगे एक काम करो, हम पैसा लगा लेते हैं, हम तुमको डिविडेंड ज्यादा दे देंगे, ठीक है, डिविडेंड ज्यादा देंगे। तो भाई साहब जब तुम इससे फायदा क्या हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, लोन तुम ले लिए, ठीक है, और वही जो पैसा जो उसका बेनिफिट हो रहा था वो बेनिफिट शेयर होल्डर को दे दिया, तुम्हारे लिए कुछ बेनिफिट हुआ, तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इसीलिए ये कहता है, तो ये थ्योरी यही कहता है, इसीलिए ये कहता है कि अगर आप डेट के लेने या ना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कैपिटल स्ट्रक्चर पे, बात खत्म, इससे ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है। चलिए उसके बाद है तीसरा, ट्रेडिशनल व्यू। और ट्रेडिशनल तो बड़ा शॉर्ट है यार, इसमें कुछ तो है ही नहीं, ट्रेडिशनल व्यू, और ये दिए हैं सोलोमन एजरा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए
ये क्या बोले, ये बोले इट सेज NI and NOI is अनरियलिस्टिक। क्या है दोनों? अनरियलिस्टिक है। क्यों क्यों ऐसा कहे? ये बोले एज पर दिस अप्रोच, इसके इस अप्रोच के अनुसार क्या बोले देखिएगा कि फर्म शुड मेक जुडिशियस यूज ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी। इसका डेट का और इक्विटी टू अचीव a capital structure to achieve a capital structure which may be called क्या कहते हैं? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब इन्होंने बोला कि ऑप्टिमम लेवल पर जो चीज हो सकती है उसको एक्सेप्ट करो। मतलब बहुत ज्यादा डेट भी नहीं लेना और बहुत ज्यादा इक्विटी भी नहीं लेना है, दोनों को ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन रखना है। इसका मतलब इन्होंने क्या बोला? कॉस्ट ऑफ डेट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज केयू बराबर है। ठीक है, बात समझ में आई? जी सर। तो इन्होंने यही बोला कि बहुत ज्यादा अगर डेट लोगे, देखो डेट लेना ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डेट लोगे तो वैल्यू ऑफ फर्म भी डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। ठीक है, यानी कम होना लगेगा। ठीक है, तो क्या बोले? डेट शुड एग्जिस्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ओनली अप टू ए स्पेसिफिक पॉइंट, बियॉन्ड इट, है ना, इफ एनी इंक्रीज इन द डेट और लीवरेज वुड रिजल्ट वैल्यू ऑफ फर्म डाउन। ठीक है, नीचे लेके जाएगा। बस यही है, एकदम सिंपल है, एक ही चीज को बार बार कितना बोलना है। अब लास्ट अप्रोच जो है वो है एम मोदी गिलानी MM अप्रोच। फोर नंबर। ठीक है, इसको तो मोदी चाचा ने दिया, मिलर अप्रोच। ये बोले, अच्छा इसका कुछ अजम्पशंस भी होगा, इसको लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अजम्पशंस। ठीक है, पहला कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, जो मार्केट है वो परफेक्ट है, पहला। ठीक है, एंड अवेलेबल टू ऑल इन्वेस्टर फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये तो बोल दिया भाई साहब कोई जरूरत ही नहीं है वो सब करने का, है ना। चलिए दूसरा की बात करें, इसमें कोई कॉर्पोरेट, नो कॉर्पोरेट टैक्स। और देखें, चाहे वो पर्सनल हो, पर्सनल लिवरेज या कॉर्पोरेट लिवरेज, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, या कॉर्पोरेट लिवरेज, दोनों क्या है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, बात ये की इन्होंने बिहेवियरल जस्टिफिकेशन की बात की है। ये अप्रोच क्या कहता है? ये अप्रोच कहता है कि भाई साहब ऐसा है, कैपिटल स्ट्रक्चर का वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, यहां इंपैक्ट पड़ता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे, कि आप कौन सा इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हो। ठीक है, तो इट टॉक्स अबाउट बिहेवियरल
जस्टिफिकेशन पूछा गया है, याद रखिएगा। और किसकी बात करता है ये? इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। ठीक है जी, चलिए तो ये इतना ही है। आज हम फाइनेंस वाला खत्म कर रहे थे, है ना। बस आज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि फाइनेंसिंग डिसीजन आज हमने खत्म कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम, ठीक है, आगे 2 इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड डिसीजन भी करेंगे, थ्योरीज भी आराम से करेंगे। बस नॉर्मल इतना ही समझिए, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। वैसे तो इसको मैं बहुत डीप पढ़ा और सकता हूं, लेकिन इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। आपका एग्जाम सर पे है, जितना आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वही काफी है, इससे ज्यादा आपको दिक्कत नहीं। और फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो व्हाट्सअप करिएगा, फोन भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ शाम के 6 बजे के बाद करिएगा, तो फिर मैं आपको आसानी से सारे सवालों का जवाब दे सकूंगा। और कोई कम रिकमेंडेशन हो तो मैसेज करिएगा, ठीक है, कि सर ये रिकमेंडेशन है, ये चीज मुझे चाहिए, ठीक है, तो फिर उस पर भी ध्यान जरूर दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।